हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडर अखिलेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक दृष्टि से संबंधित पहला पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने ना देखा हो तो आप सभी देख लें। आज हमारा उसी का भाग 2 आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इसमें पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इससे संबंधित पिछली बार जो यूपी पेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। ये ऐसा टॉपिक है, कोई भी परीक्षा हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी से संबंधित कोई भी अन्य परीक्षाएं हों, एसएससी हो, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का, उसके अंतर्गत आते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन, उत्खनन। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि से संबद्ध जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दिए होते हैं तो उन्हीं में से आपको चुनना होता है। तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये हमारे तीनों क्षेत्र हो गए। इसके बाद जो मोस्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। मोस्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट दिया गया है अर्थव्यवस्था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार किसने दिया था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। इनको कल्याण अर्थशास्त्र के लिए ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तीसरा पॉइंट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक PQLI का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रतिपादन मॉरिशस डी मॉरिशस ने किया था। यह प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। अभी जो जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है निवल आर्थिक कल्याण मापक यानी NEW का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रतिपादन जेम्स टोबिन तथा शेमुलसन के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न भी कई बार पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया गया है मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने दी थी। यह 3 आयामों पर आधारित है। कौन कौन से आयाम हैं ये भी प्रश्न बना था। एक बार पीसीएस में बन चुका है और जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में भी बना था। तो 3 आयाम हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। यानी इन तीनों को देखकर इसकी गणना की जाती है और इसी के आधार पर सभी देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड दी गई है ग्रास नेशनल हैप्पीनेस। तो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस GNH, इसकी सर्वप्रथम संकल्पना या अवधारणा किसने दी? भूटान देश ने 1970 ईस्वी में भूटान द्वारा ग्रास नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा दी गई थी। राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन के जन्मदाता साइमन कुजनेट्स हैं। यह प्रश्न भी पीसीएस में पूछा जा चुका है और एसएससी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है या पॉइंट है राष्ट्रीय आय के आकलन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन का कार्य
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न यूपी पेट, SSC और PCS में कई बार बन चुका है। इसमें हमारे द्वारा वही पॉइंट लिए गए हैं जो कई बार परीक्षाओं में आज तक पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय आय का मापन 3 विधियों के आधार पर किया जाता है। प्रश्न बनता है इनमें से कौन सी विधि नहीं है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। तो तीनों विधियां ये याद रखना है। चौथी विधि कोई दी होगी जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय का मापन नहीं किया जाता होगा। तो 3 विधियां कौन कौन सी हैं? उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये तीनों विधियों के आधार पर राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, साधन लागत। तो साधन लागत बराबर क्या होता है? बाजार मूल्य। बाजार मूल्य में यदि बाजार मूल्य से आप अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे और इसमें अनुदान जोड़ देंगे तो वह बन जाता है साधन लागत मूल्य। तो दोस्तों यह फार्मूला डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला दिया गया है पॉइंट, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय और इसके जो PC महालनोबिस हैं चेयरमैन बनाए गए थे। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में की गई। अब देख लेते हैं संकुचित मुद्रा क्या है और व्यापक मुद्रा क्या है। तो संकुचित मुद्रा के अंतर्गत M1 और M2 आती हैं। वहीं अगर व्यापक मुद्रा के अंतर्गत देखा जाए तो M3 तथा M4 मुद्राएं व्यापक मुद्रा के अंतर्गत आती हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा निर्गत होता है? तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखी जाए अतिरिक्त मूल्य के नोट, उनका निर्गमन RBI के द्वारा किया जाता है और उस पर हस्ताक्षर होते हैं RBI गवर्नर के। लेकिन 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला देखते हैं, RBI द्वारा छापे गए सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो RBI द्वारा छापे गए सभी मूल्य हैं या नोट हैं उन पर जो भाषाएं लिखी होती हैं तो 17 भाषाएं लिखी होती हैं। अगला दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। इसके बारे में मोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में 1934 RBI एक्ट के तहत हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में। किस एक्ट के आधार पर? तो RBI एक्ट 1934 के हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। प्रथम गवर्नर अगर RBI के देखें तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण के समय पूछे तो उस समय CD देशमुख थे। लेखा वर्ष अगर RBI का देखें तो लेखा वर्ष RBI का 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। वहीं अगर देखें रिजर्व बैंक, अगला पॉइंट दिया गया है साख के सृजन का कार्य नहीं करता है। दोस्तों यह पॉइंट हमने इसलिए दे दिया है क्योंकि ऑप्शन में यही देता है कि उसमें प्रश्न दिया होता है कि निम्न में रिजर्व बैंक के कौन से कार्य हैं, तो उसमें दिया होगा बहुत से कार्य हैं, जैसे नोट निर्गमन का कार्य है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, साख सृजन का कार्य न करके साख नियंत्रण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है, न कि साख के सृजन का कार्य करता है। तो दोस्तों यही वाला कई बार ऑप्शन बना के इसको पूछा गया है। तो यह वाला कार्य RBI नहीं करता है। तो दोस्तों
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार के यदि आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।